18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण डेजर्ट में दोपहर के 3:45 पर एक जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना तेज था कि पूरी जमीन हिल गई, लेकिन ये कोई साधारण धमाका नहीं था। ये था भारत का पहला एटॉमिक टेस्ट, स्माइलिंग बुद्धा। Today at 15:45 hours, India conducted 2 underground nuclear tests in the Pokhran range. Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests. जब भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना, अटल बिहारी वाजपेयी का वो फैसला जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। Pakistan, China, the United States of America and several other countries sharply reacted to the Indian nuclear tests. A widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed to maintain peace. तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि भारत नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाकर अपनी जरूरतें भी पूरी कर पाएगा या नहीं, लेकिन इसी बीच भारत ने एटॉमिक बॉम्ब बना लिया, जिसे देखकर अमेरिका के होश उड़ गए। यूके, फ्रांस और कनाडा सभी हैरान रह गए। सवाल ये था कि अमेरिका की नाक के नीचे भारत ने ये कैसे कर दिखाया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके 24 साल बाद 11 मई 1998 को फिर से पोखरण में 3 धमाके एक साथ हुए और 13 मई को 2 धमाके और किए गए, जिसके बाद भारत ने खुद को न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया। पूरी दुनिया ये देखकर हैरान रह गई। अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से, जब अमेरिका ने फैट मैन और लिटिल बॉय नाम के 2 एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए, जिससे भारी तबाही मची। जापान ने 1 हफ्ते के अंदर अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया और अलाइड फोर्सेस ने वर्ल्ड वॉर 2 को जीत लिया। तभी दुनिया के बाकी देशों को एटम बॉम्ब की अहमियत समझ में आई। अमेरिका के बाद रशिया ने 1949 में टेस्ट किया, यूके ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 में और चाइना ने 1964 में। उन्हीं दिनों हमारे देश के लेजेंडरी साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा भी न्यूक्लियर रिसर्च पर काम कर रहे थे। वो भारत को एटॉमिक पावर बनाने में जुटे हुए थे, लेकिन सरकार ने कभी भी उनको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की परमिशन नहीं दी। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। 1962 में चाइना ने भारत पर अचानक हमला करके अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। इसमें भारत की हार हुई और हजारों जवान शहीद हो गए। और तभी 1964 में चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग भी पूरा कर लिया था। भारत इस हार से उबर भी नहीं पाया था कि तभी 1965 और 1971 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और तो और 1971 के जंग में ब्रिटिश नेवी फ्लीट अरब सागर से और यूएस नेवी बे ऑफ बंगाल की तरफ से भारत को घेरने लगी। ऐसी सिचुएशन में भारत ने यूएसएसआर को अर्जेंट मैसेज भेजकर मदद मांगी। तब तुरंत यूएसएसआर के नेवल शिप्स भारत की सिक्योरिटी के लिए निकल पड़े और जैसे ही यूके को इस बात का पता चला, वो बिना देर किए मदागास्कर की तरफ भाग निकले। यूएस का टास्क फोर्स अपनी 75,000 टन की कैपेसिटी और 70 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ बंगाल की खाड़ी में उतरने वाला था। वहीं अपना आईएनएस विक्रांत 20,000 टन की कैपेसिटी और 20 फाइटर जेट के साथ शान से यूएस को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार था। और यूएसएसआर के नेवल मरीन फोर्सेस, क्रूज डिस्ट्रॉयर्स और न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी भारत की सपोर्ट में आकर खड़े हो गए। तब जाकर यूएस की नेवल फोर्सेस ने बंगाल के अंदर एंटर नहीं किया और यूके की फोर्सेस की तरह पाकिस्तान से अपना मुंह मोड़ लिया। 1971 में भारत की जीत के पीछे यूएसएसआर की सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल था। इसीलिए उस दौरान इंडियन लीडर्स को लगा कि अगर चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों का सामना करना है तो न्यूक्लियर वेपन जरूरी है। और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर अमेरिका ने न्यूक्लियर रेस की शुरुआत जरूर की थी। लेकिन भारत को इस रेस में शामिल करने वाले 3 महान लोग
लोग थे, JRD टाटा, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा और लाल बहादुर शास्त्री। JRD टाटा ने न्यूक्लियर रिसर्च के लिए फंडिंग की थी। जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर अपनी पावर का शो ऑफ किया था, तभी से होमी बाबा जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस लीडर से ये कहते आए थे कि हमें भी न्यूक्लियर पावर की फील्ड में अपना काम आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी काफी दिलचस्पी रखते थे, इसलिए उन्होंने इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को पीसफुल डेवलपमेंट के नाम पर ऑथोराइज किया, लेकिन उन्होंने एटॉमिक रिसर्च को सिर्फ पावर जनरेशन तक सीमित रखने को कहा। डॉक्टर बाबा ने 1954 में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बॉय को एस्टेब्लिश किया ताकि भारत के मल्टी डिसिप्लिनरी न्यूक्लियर प्रोग्राम रिसर्च शुरू किए जा सकें। और जब 1964 में चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत के न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव प्रोग्राम को ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेकिन तभी जनवरी 1966 में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर होमी बाबा एक प्लेन क्रैश में मारे गए, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसी महीने लाल बहादुर शास्त्री की भी मिस्टीरियस हालातों में मौत हो गई। एक ही महीने में दो ऐसे लीडर्स जो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे थे, अचानक खत्म हो गए। और ये बात आज भी राज बनी हुई है कि ये सिर्फ महज एक इत्तेफाक था या कुछ और। इन दोनों की मौत के बाद भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बड़ा झटका खा गया, लेकिन दूसरे फिजिसिस्ट ने इस काम को आगे बढ़ाया और इन दोनों की याद में रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया, जिसके साइंटिस्ट ने मिलकर भारत के पहले न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को आकार दिया। लेकिन परेशानी वाली बात यह थी कि आजादी के बाद भी भारत एक बुरे दौर से गुजर रहा था। तब ना तो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी और ना ही इस फील्ड में प्रोग्रेस करने के लिए स्पेसिफिक बजट। हालात इतने बुरे थे कि यूएस और यूएसएसआर जैसे विकसित देशों की ह्यूमैनिटेरियन एड पर पूरा देश चल रहा था। लेकिन इस बीच यूएसएसआर, यूके और फ्रांस वो देश बन गए जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कामयाब रहे। फिर चाइना ने भी देर ना करते हुए अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। अब दुनिया में 5 ऐसे देश हो चुके थे जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से किसी भी देश को तबाह कर सकते थे। दुश्मन देश चाइना की इस लिस्ट में शामिल होते ही भारत पर भी ये प्रेशर बन गया कि वो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें। सिक्योरिटी के इसी खतरे की वजह से भारत ने भी अपना पूरा ध्यान न्यूक्लियर वेपन की तरफ मोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ रशिया, यूएस, यूके, फ्रांस और चाइना ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाई, जिसमें कहा गया कि एनपीटी के मेंबर्स न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने से रोकेंगे। ऐसे में एनपीटी की दोहरी नीति देखकर भारत नाराज हो गया और इस ट्रीटी पर साइन ही नहीं किया और ये डिसाइड किया गया कि भारत भी अपना एटॉमिक बॉम्ब बनाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद जब 1966 में इंदिरा गांधी के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने भी ये फैसला किया कि भारत भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जरूर बनाएगा। इस प्रोजेक्ट पर वेस्टर्न कंट्रीज की गहरी नजर थी। यूएस से लेकर कोई भी डेवलप्ड देश ये नहीं चाहता था कि भारत भी न्यूक्लियर क्लब का हिस्सा बने। इन सारी मुश्किलों के बीच न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का काम 2 टीमों को सौंपा गया, जिसमें पहली टीम को BARC के डायरेक्टर राजा रमन्ना लीड कर रहे थे, जबकि दूसरी टीम को लीड करने का जिम्मा DRDO के डायरेक्टर DD नाग चौधरी को सौंपा गया। दोनों टीम्स को मिलाकर टोटल 75 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम इस काम पर लगी हुई थी, लेकिन सिर्फ 3 लोगों को न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की जानकारी थी, जिसमें पहली खुद इंदिरा गांधी थी। मिशन की सेक्रेसी को बरकरार रखने के लिए डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को भी इस प्रोजेक्ट की जानकारी से दूर रखा गया। लेकिन यहाँ एक बड़ी परेशानी आई। बॉम्ब बनाने के लिए प्लूटोनियम की जरूरत थी, लेकिन ट्रॉम्बे का फोनिक्स रिएक्टर पहले ही बंद हो चुका था और बचे हुए प्लूटोनियम को पूर्णिमा न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे में प्लूटोनियम की डिमांड को पूरा करने के लिए 1973 में पूर्णिमा न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर दिया गया ताकि वहां से प्लूटोनियम लेकर न्यूक्लियर टेस्ट में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा वासुदेव लायर ने बॉम्ब का सबसे मुश्किल हिस्सा न्यूट्रॉन इनिशिएटर को बनाने में कामयाबी हासिल की। ये वो हिस्सा था जिसे बनाने में अमेरिका को भी सबसे ज्यादा परेशानियां आई थी। टेस्टिंग के लिए साइंटिस्ट की पहली प्रेफरेंस पोखरन रेंज थी, क्योंकि टेस्टिंग एक ऐसे इलाके में की जानी थी जहां आसपास कोई आबादी ना हो और ये सभी कंडीशंस राजस्थान के थार डेजर्ट पर परफेक्टली एप्लीकेबल होती हैं। और फाइनली 18 मई 1974 की दोपहर को 3
3:45 पर बटन दबा दिया गया, जिसके बाद न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। अच्छी बात यह थी कि बॉम्ब इंप्लोसिव था और टेस्ट जमीन के नीचे किया गया था, इसलिए रेडिएशन फैलने का डर बहुत कम था। लेकिन इस धमाके के साथ पूरी दुनिया ये जान गई कि भारत भी अब न्यूक्लियर वेपन बनाने की ताकत रखता है। भारत के इस पहले न्यूक्लियर टेस्ट को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से बुलाया जाने लगा। अखबारों में छपी इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट की खबर से अमेरिका की नींद उड़ गई। वो ये हजम करने को राजी नहीं थे कि भारत अमेरिका से छुपकर न्यूक्लियर टेस्ट भी कर सकता है, और वो भी उनके नाक के नीचे। कुछ ऐसा ही रिएक्शन कनाडा का भी था, जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। दरअसल टेस्ट के लिए जिस प्लूटोनियम का इंतजाम हुआ था वो कनाडा के ही द्वारा दी गई हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी से ही प्रोड्यूस किया गया था। टेस्ट के तुरंत बाद ही कनाडा ने भारत के साथ बनने वाले रिएक्टर प्रोजेक्ट से अपना पल्ला झाड़ लिया, और इसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल की सेल पर भी बैन लगाया गया। कई वेस्टर्न नेशंस का ये मानना था कि भारत खुद 1916 से एनपीटी का समर्थन कर रहा था, और आखिर में भारत ने चुपचाप न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट करके इस ट्रीटी का मजाक बना दिया। CTBT ट्रीटी को रिलीज किया गया। ये कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी थी, जिसके तहत ये नियम बनाया गया कि किसी भी देश या इंसान को न्यूक्लियर टेस्ट करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा NSG का भी फॉर्मेशन किया गया। NSG दरअसल न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप था, जिसमें ये साफ शब्दों में कहा गया कि कोई भी देश बिना परमिशन के यूरेनियम सप्लाई नहीं कर सकता। खास तौर पर भारत को न्यूक्लियर रिलेटेड रिसोर्सेज सप्लाई करने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। फिर 1995 में प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी PV नरसिम्हा राव के हाथ में आई, जिन्होंने एक बार फिर से पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करवाने की तैयारियां शुरू करवा दी। लेकिन उनसे ये गलती हो गई कि उन्होंने प्रोजेक्ट की सेक्रेसी पर ध्यान नहीं दिया, और इसी के चलते अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट को पोखरण में तैयार हो रहे न्यूक्लियर टेस्ट का पता चल गया। यहाँ एक बार फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भारत पर जियोपॉलिटिकल प्रेशर बनाकर न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करवा दिया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट फोन लगाकर ये साफ किया कि अगर ये टेस्ट हुआ तो भारत को इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है, और अमेरिका ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया। लेकिन इतने बड़े बवाल के बाद भी भारत ने अपने गोल से नजर नहीं हटाई, और इस प्रोजेक्ट में जल्द ही APJ अब्दुल कलाम को साथ मिला अटल बिहारी वाजपेयी का। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आए तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनते ही APJ अब्दुल कलाम और RK दमरम के साथ साथ देश के टॉप लेवल के साइंटिस्ट को न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग का काम सौंप दिया। उन्होंने साइंटिस्ट को खुली छूट दी कि वो जो चाहे करें, लेकिन टेस्ट को कम से कम समय में सक्सेसफुली कंडक्ट करें। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उनकी सरकार 13 दिनों में ही गिर गई और ये प्रोजेक्ट फिर से रुक गया। 1998 में दोबारा पावर में आते ही अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट को गो अहेड दे दिया, लेकिन इस टेस्ट को करने में सबसे बड़ी चुनौती सेक्रेसी की थी। CIA के नाक के नीचे पोखरण में टेस्ट को प्रिपेयर करना आसान नहीं था। दरअसल पोखरण एक खुला रेगिस्तान था जहां छोटी से छोटी हलचल भी पकड़ी जाती थी। इसके लिए इंडियन आर्मी की 58 इंजीनियर रेजिमेंट को चुना गया, जिनके कंधों पर केवल टेस्ट साइट को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, बल्कि इसकी सेक्रेसी को मेंटेन करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इंडियन आर्मी ने इस मिशन को बाखूबी निभाया। सैटेलाइट और CIA की पैनी नजरों से बचने के लिए इंडियन आर्मी ने सैंड ड्यून्स का सहारा लिया। टेस्ट साइट पर जो भी साइंटिस्ट और इंजीनियर काम करते थे वो एक दूसरे से कोड शब्दों में बात करते थे। यहाँ तक के असली नाम की जगह फेक नामों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मेजर जनरल पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता था और RK दमरम को मेजर जनरल नटराज कहकर बुलाया जाता था। सभी साइंटिस्ट के लिए ये इंस्ट्रक्शन थे कि वो टेस्ट साइट पर आर्मी की यूनिफॉर्म में काम करें। इसके अलावा टेस्ट साइट पर ज्यादातर काम रात को किया जाता था, क्योंकि रात के अंधेरे में सैटेलाइट की विजन पावर पर इम्पैक्ट पड़ता था। CIA को इस प्रोजेक्ट की खबर ना लगे, इसके लिए पोखरण साइट पर आर्टिफिशियल वेजिटेशन को उगाया गया। फाइनली 11 मई 1998 के दिन दोपहर के 3:45 पर जब हवा रुक गई तो पोखरण में कुछ ऐसा धमाका हुआ जिससे पूरी
धरती कांप उठी। इस दिन भारत ने एक नहीं बल्कि 3 न्यूक्लियर डिवाइसेस को डेटोनेट करके इतिहास रच डाला। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। भारत पहला ऐसा देश बना जिसने अपनी ही टेक्नोलॉजी के बलबूते पर न्यूक्लियर टेस्ट किया और अमेरिका के होश उड़ा दिए। 11 मई के बाद भारत ने 13 मई को भी 2 एक्सपेरिमेंट करके इंटरनेशनल लेवल पर अपना एक अलग नाम बना लिया था। भारत की इस बड़ी अचीवमेंट को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। देश में जहां न्यूक्लियर टेस्ट के चलते जश्न का माहौल था, वहीं सारे वेस्टर्न नेशन में मातम छाया हुआ था। अमेरिका के प्रेसिडेंट अपनी कॉन्फ्रेंस में भारत के इस टेस्ट को एशिया के लिए खतरा बताने से भी पीछे नहीं हटे। लेकिन इन सभी बयानबाजियों के बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के पक्ष को बड़ी सूझबूझ के साथ डिफेंड किया था। एपीजे अब्दुल कलाम भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान देते हुए नजर आए कि भारत ने ये न्यूक्लियर वेपन अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है। इतिहास उठाकर देख लो कि भारत ने आज तक किसी भी देश पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि दूसरे देशों ने पहले भारत पर हमला किया है। ऐसे में हमारे देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर इस हथियार को बनाया गया है। सीटीबीटी में जल, थल और हवा में टेस्टिंग पर रोक थी, लेकिन भारत ने जमीन के नीचे ही टेस्ट को अंजाम दे दिया। इसके बाद दूसरा रूल एनपीटी का था, जिसे भारत ने साइन ही नहीं किया था। अमेरिका ने भारत पर एनएसजी के तहत न्यूक्लियर रिसोर्सेज दूसरे देशों से इंपोर्ट करने का इल्जाम भी लगाया था, लेकिन इस टेस्ट में इस्तेमाल होने वाले सारे रिसोर्सेज खुद भारत के ही थे, इसलिए अमेरिका भारत का कुछ भी नहीं कर पाया। ये थी भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी, जहां जेआरडी टाटा, होमी भाभा, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम और हमारे देश के साइंटिस्ट ने अपनी जान की परवाह नहीं की ताकि हमारी पीढ़ी उनकी पीढ़ी से ज्यादा सुरक्षित रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।